कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की होती है। तू जाना कहां चाहता है ये तू खुद नहीं जानता, तो पहले तलाश कर कि तुझे जाना कहां है। और जब तक वो चीज तेरे लिए ऐसा ना लगे कि उसके लिए मैं जी जान लगाकर मेहनत कर सकूं, तब तक उसके लिए मत निकल। नहीं तो कोई ऐसा लक्ष्य ढूंढेगा जो तेरे लिए नहीं बना हुआ है, तो उसके लिए जीवन भर तड़प के मर जाएगा, कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। समझ रहा है ना ये बात? तो चलिए, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम शुरू करने वाले हैं दो टॉपिक्स। ये दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है अपना बाइनोमियल थ्योरम और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि इसके बिना 3 से 4 चैप्टर्स फिजिक्स में आने वाले वो अधूरे पड़ जाएंगे। ठीक है ना? तो देखिए, पहला मैं आपको बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बता सकोगे? कैन यू टेल मी व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बता सकोगे? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल वो 2 होना चाहिए। मतलब यहां पे लिखूं कि ए इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। वेरिएबल इज 2, मतलब जिस भी इक्वेशन में, समझ में आ रहा है ना, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 नजर आए, भैया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आ जाइए, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल सर, 3x² प्लस 4x प्लस 7 बराबर 0। इक्वेशन क्या होता है जिसमें LHS RHS हो, बराबर 0। मैंने ऐसे लिखा, सही सी बात है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? है सर, सही सी बात है। देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल, 3x² प्लस 8x बराबर 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? कैसे है सर? है ना भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पे। सीधी सी बात है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है ना? है। आ जाओ नेक्स्ट देखो एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, 4x² माइनस 2x बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? बिल्कुल है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल है। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जनरल फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैच कर सकते हैं आप, सीधी सी बात है। मैंने क्या बोला था कि ए इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है, सीधी सी बात है। और यहाँ पे देख लो, इसमें भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 है। तो ऐसा में ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ये भी है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। कैसे? देखो इसको क्या करना, 4 को इधर ला दो। ऐसे लिख सकते हो 3x² प्लस 8x, और ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c, सही सी बात है। बोलोगे सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपने प्लस डाला है, तो कैसे प्लस के फॉर्म में? है ना भैया, सही सी बात है। इसको क्या लिख सकते हो? प्लस -4 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? हर चीज समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी लेवल पे लेके जा रहा हूं, ठीक है ना? देखना आप। अब इसको ये कैसे है सर? क्यों नहीं है? सही सी बात है, ऐसे है ना? सही सी बात है। इसमें ये कर सकते हो ना आप, 4x² माइनस 2x प्लस, अब c की जगह पे क्या होगा? कोई भी ऐसा नंबर डाल दो, सही सी बात है। कोई भी ऐसा नंबर 0 डाल दो, c की जगह पे क्या 0 नहीं हो सकता क्या? बराबर 0। क्या ही फर्क पड़ता है? समझे इस बात को? समझ गए सर। अब देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होगा जनरल फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में अगर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए भैया, सीधी सी बात है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसमें अपने को क्या चाहिए ये बता रहा हूं, जस्ट समझिए। ये नहीं भी बताऊं तो चलेगा, काम की बात है रूट्स निकालना। समझ में आ रहा है? अब बताते हैं रूट्स कितने टाइप के होते हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, जैसे में ए बी एंड सी जो होगा ना, ए बी एंड सी, ये हमेशा कांस्टेंट ही होगा। ए बी एंड सी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना? और एक वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
मतलब यहाँ का बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होता है, ये डी का वैल्यू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्यों बताया मैं बताऊंगा आपको। जहां पे डी क्या है, डी को बोला था डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको एक टेबल लिखवाता हूं, ठीक है ना, उस टेबल को ध्यान रखिएगा बस, ठीक है ना। क्लास 10 का टेबल है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। रूट्स देखना, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आता है, ठीक है ना, ठीक है। देखा रूट्स, दो टाइप का रूट्स होता है, एक होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब नॉन रियल, सही सी बात है। इमेजिनरी का मतलब नॉन रियल। इसमें जो डी का वैल्यू होता है ना, डी का वैल्यू, इसमें डी का वैल्यू ये ग्रेटर देन जीरो और ए इक्वल टू जीरो होता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसमें जो डी का वैल्यू होता है ना, वो लेस देन जीरो आएगा। मतलब यही डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन जीरो होगा, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। इतना बात समझ में आता है? आता है सर, सही सी बात। आप देखिए इमेजिनरी और या नॉन रियल रूट्स है ना, इसके बारे में अपने को नहीं जानना है, नहीं जानना है, बस समझ लो नहीं जानना, अपने को रियल रूट्स के बारे में जानना है, ठीक है ना। तो इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, एक होता है रियल एंड इक्वल। मतलब कहने का मतलब रियल रूट्स आए लेकिन डिस्टिंक्ट आए, मतलब अलग अलग आए, डिस्टिंक्ट अलग अलग आए, रियल आए लेकिन अलग अलग आए, ठीक है ना। एक आता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल मतलब रियल रूट्स आए लेकिन दोनों का वैल्यू सेम हो, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आता है। अब देखिए नेक्स्ट, रियल रूट्स कब आएगा, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट कब आएगा, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। और रियल एंड इक्वल कब आएगा, जब डी का वैल्यू इज इक्वल टू जीरो होगा आएगा। अब इसमें ये दोनों चीज समा गया ना, डी इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो। समझ में आता है आपको इतना? अब चलिए इतना समझ में आता है ना। अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अपने को क्या सीखना है, अपने को सीखना है रियल रूट्स, ठीक है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल से, ठीक है ना। आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो बताऊंगा सेम मतलब फॉर्मूले से कैसे फाइंड करते रूट्स को, और दूसरा बताऊंगा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं अभी मिटाने वाला हूं, जस्ट फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी नोट कीजिए इसे जल्दी। हो गया, कर लिया, मिटाऊं, थोड़ा रेस में चलेंगे, ठीक है। हो गया, मिटा दूं, मिटा दीजिए सर, हो गया, मिटा दीजिए। चलो मिटा देता हूं, मिटा दूं ना, मिटा देता हूं। ऊपर हेडिंग रहने देते हैं क्योंकि जो पढ़ाना वो तो रहना चाहिए ना। समझ में आया तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान था। आइए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू फाइंड रूट्स। ये जो मैंने पहला स्लाइड कराया ये किसी काम का नहीं है, बस समझ जाइए, किसी काम का नहीं है। किसके लिए? जो क्लास 10 में अच्छे से पढ़ लिया है, पहले स्लाइड को जानना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो बहुत वीक से वीक बच्चा है, जो क्लास 10 में बढ़िया से नहीं पढ़ता, उसके लिए पहला स्लाइड जो है ना बेस्ट है। तो पहले स्लाइड से क्या समझ में आएगा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाने कैसे, कैसे पहचानिएगा? जिसका पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, सही सी बात है, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 हो वेरिएबल का, वो हो जाएगा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और दूसरा आप जान जाइए रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं रूट्स निकालने का, ठीक है ना। दो तरीके से बताऊंगा कि रूट्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हाउ टू फाइंड रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स निकालना है आपको, रियल रूट्स, ठीक है ना। तो इसका दो तरीका होगा निकालने का। एक तो पहला जो तरीका होगा यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फार्मूला, फॉर्मूले, ठीक है ना। दूसरा होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मेथड, MTSM। जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 7 में तभी ये हम लोगों ने सीख लिया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और इसमें से मैं जानता हूं मोर देन 95% बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता होगा, लेकिन उस 5% को भी मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यूजिंग फॉर्मूला, दो रूट्स आएगा, x1 आएगा प्लस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे प्लस b नहीं आता, माइनस b आता है, माइनस b। और जो दूसरा आएगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल भी कराता हूं, ये कहा एक एग्जाम्पल ले लो सर, एक एग्जाम्पल दे दो। हाँ, एग्जाम्पल कौन सा दूं? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको क्या करना है? रूट्स निकालना है। तो रूट्स निकालना है तो क्या करोगे सर? रूट्स निकालना है तो सीधी सी बात है, एक काम करेंगे ना, x1 निकाल देंगे। इसमें a क्या है? a का वैल्यू 1 है। b क्या है? b का वैल्यू सर 7 है। c क्या है? 12 है सर। बिल्कुल। क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे मैं कराऊंगा नहीं, नो नो, मैं कराऊंगा नहीं, सीधी सी बात है, मैं आपको दे रहा हूं करना है, ठीक है ना। आप आंसर मैच कीजिएगा, थोड़ी देर में मैं इधर बताऊंगा आपको, ठीक है ना, उससे आंसर मैच कीजिएगा आपका आ रहा है कि नहीं। ए बी सी दे दिया है, बी ए और सी तीन ही वेरिएबल है इसमें, तो x1 के जगह पे एक बार ये डाल के देखिए, फिर x2 में एक बार डाल के देखिए। इसमें माइनस और प्लस का ही फर्क है दोनों फॉर्मूले में, समझ में आ रहा है ना। डाल के देखिएगा, ग्रांटेड क्या तो आपका आंसर आएगा। ये बहुत आसान है, करके देखो। चलो करो इतना, तब तक मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे दे रहा हूँ एक फॉर्मूला, नोट करना, नोट। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ? x1 प्लस x2। ये x1 है, ये x2 है, सीधी सी बात है, माइनस बी ओपन ए आता है। कैसे आएगा सर? कैसे बता दिया? सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओपन ए आएगा भैया, इसको और इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दूसरा आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब ये x1 इंटू x2 का बात कर रहा है। ये कितना आता है? c ओपन ए आता है। ये भी बता दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया सर। अब देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड देखना है आपको। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझना बहुत ज्यादा आसान है, समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम में आ जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत समय ऐसा क्या आएगा ना, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करना वहां पे असंभव हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला काम आएगा। जैसे में देखिए यहाँ पे पहले एमटी एसएम आपको सिखाता हूं, ठीक है ना, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसके बाद और सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू मैं कराता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसके थ्रू सिखाता हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है ना। यही सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये सवाल हुआ कि नहीं पहले फॉर्मूला से? नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, सीधी सी बात है। अरे हो गया, कर लिए इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले में डाले, क्या आंसर आ रहा है बताओ? बताओ, हाँ आ रहा है आंसर? कमेंट्स में लिखो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ऐसी ही बात है। अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ध्यान ध्यान, फोकस फोकस फोकस, इधर देखो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मिडिल टर्म का मतलब हुआ ये पहला टर्म, ये आखिरी टर्म और ये मिडिल टर्म, समझ में आ रहा है ना। मिडिल टर्म का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे तोड़ो कि इसका सम या डिफरेंस 7x के बराबर आए। इसको ऐसे तोड़ो, 7x को ऐसे तोड़ो, सुनना मेरे बात को, 7x को ऐसे तोड़ो, मतलब मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ो कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7x के बराबर आए और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए, 12 और एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो इसको ऐसे तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। अब कैसे तोड़ दिया सर आपने? आपको तो एक्सपीरियंस है सर, फटाफट आपने तोड़ दिया, हमें तो नहीं आता है सर, कैसे होगा? सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर आया ना, मतलब 4x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ये 12x स्क्वायर आएगा, और 4x प्लस 3x करेंगे तो 7x। ऐसे टूटता है, मतलब तोड़ना है इसको ऐसे कि इसको जोड़े या घटाएं, समझ में? यहाँ पे तो जोड़ने वाला आ गया, कोई सवाल आएगा जिसमें घटाना भी होगा, ठीक है ना। इसको जोड़े तो इतना आ गया, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई किए तो इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ गया, मतलब पहला टर्म और आखिरी टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। समझ में आ गया? यही होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और देखना, अब नेक्स्ट रूट्स निकालते हैं, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से, तो एक्स प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखते जाना, देखते जाना। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से x प्लस 4 तो कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, तो x प्लस 4 जहां से हम कॉमन लिए, बचा क्या? इधर बचा x और इधर बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब जब ये दो चीज ऐसे करके 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके बराबर 0 है, इसके बराबर 0 है, मतलब x प्लस 4 बराबर 0 है और x प्लस 3 बराबर भी 0 है। मतलब x का वैल्यू इतना यहाँ से आ गया -4 और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया -3, मतलब दो रूट्स आ गया। एक तो हो गया -4 पहला रूट का वैल्यू, ठीक है ना, और दूसरे रूट का वैल्यू हो गया -3। किसको किसको समझ में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आया सर? बहुत आसान है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये समझ में आया। एक बार और बता दो,
मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि उसका सम या डिफरेंस उस मिडिल टर्म के बराबर आए, लेकिन उसका जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लीकेशन, समझ में आ रहा है ना, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है ना उसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। बस यही करना है, ये कीजिएगा और ये स्टेप्स दोहराइएगा, आ जाएगा। अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो अपने पास टेक्नोलॉजी है, सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी से पॉज कीजिए, थोड़ा पीछे जाइए, समझ में आ रहा है ना, और मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए आंसर x-4 और x-3 आएगा। इससे x1 निकालेगा तो -4 आएगा, x2 निकालेगा तो -3 आएगा, सॉरी -3 आएगा। इससे भी वैसे ही आंसर आएगा, इससे भी वैसे ही आंसर आएगा। ये फॉर्मूला और ये चीज समझ में आ रहा, मतलब इसका रिप्लेसमेंट ये है, इसका रिप्लेसमेंट ये है। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाएगा कि जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो पाएगा, वो आपको मैं टीपीपी में दूंगा। टीपीपी देने वाला हूं, समझ में आ रहा था, मतलब दूसरा टीपीपी आएगा आज। खुशी की बात है, झूम जाओ, नाचो गाओ, सही सी बात है, समझ में आ रहा ना, समझ रहे ना। और कभी कभी ऐसा आएगा ना कि मतलब इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, तो आसान अपना ये पड़ता है, तो भाई ये करेंगे। ठीक है ना, चलो नोट कर लो जल्दी फटाफट, नोट इट फास्ट, नोट करो, नोट हो गया, कर लिया, नोट कर लिया, मिटाऊं? कैसा लगा पहले ये बताओ। क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन कराऊं? अरे करा रहा हूं, रुक जाओ, धैर्य रखो थोड़ा सा। बिना क्वेश्चन का कब जाने दिया हूं, कभी जाने दिया हूं? भर भर के क्वेश्चन कराता हूं। कॉन्सेप्ट पकड़ो और क्वेश्चन करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पकड़ लेकिन क्वेश्चन नहीं किए तो कॉन्सेप्ट ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं आपके दिमाग में। इसीलिए क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाने के लिए। ठीक है ना, ठीक है सर। चलिए मिटाता हूं मैं मिटाता हूं और धपाधप क्वेश्चन देता हूं बढ़िया। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वैसे ये सब क्लास 10 का चीज है, क्लास 10 भी नहीं, क्लास 7 का चीज है। मैं क्लास 7 में इसे करता था और मुझे याद है जब क्लास 7 का मेरा मैथ्स का टेस्ट पेपर हुआ था, उसमें मेरे 96 मार्क्स आए थे, सबसे हाईएस्ट क्लास में मेरा मार्क्स था। मेरे टीचर्स थे, मेरे टीचर जो थे उनका नाम था मिस्टर अहद अंसारी सर, समझ में आ रहा ना, बहुत खुश हुए थे मेरा मार्क्स देखकर, समझ रहे हो। और क्यों खुश हुए थे इसका मैं रीजन ही बताता हूं आपको। देखो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था ना उसका नाम था KHW, किंडर हेल्प्स रेक इंग्लिश मीडियम मिशन स्कूल, समझे। और वो स्कूल जो था, समझ में आ रहा ना, उसमें मैं नया गया था और उसमें जो ऐसा है ना, क्लास डायरेक्ट 7 में मेरा एडमिशन हुआ और उसमें नर्सरी से लेके क्लास 6 तक, समझ में आ रहा ना, एक लड़की थी वो टॉप करती आ रही थी, उसमें हमेशा टॉप करती थी, ठीक है ना, हमेशा टॉप करती थी। अब एक बार ऐसा टाइम आया कि मैं इतना पढ़ाई किया, जाते ही, समझ में आ रहा है, इतना पढ़ाई किया कि मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। मतलब उस लड़की का मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया समझ रहे हो, कितना मजा आया था उस दिन, उस लड़की का मुंह देखने के लायक था। सर बहुत गंदा विचार है सर आपका, टीचर हो के आप कैसे बात कर सकते हैं सर। मैं जब स्टूडेंट था उस समय का बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो टीचर हूं तो मेरे लिए कोई स्टूडेंट होगा जिसका कम नंबर है ज्यादा नंबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है बाबू, समझे ना। समझ गए सर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। जल्दी फटाफट इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसका रूट्स निकालिए। भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, समझ में आ रहा है ना, या आप फॉर्मूला लगाओ, अपने को आंसर चाहिए बस, ठीक है ना, जैसे भी आंसर है। जल्दी फास्ट कर दो, जल्दी फास्ट, जल्दी हो गया। मैं करूं, देखो अब देखना, सही से बात है। ये प्लस मत समझना, पता चले +2 समझ लीजिए, माइनस है, मैं बीच में देता हूं, ठीक है ना। और ये इससे हो गया। देखो मैं कराता हूं कितना आंसर आया, चलिए कमेंट्स में लिखिए आंसर। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, 2x² + 5x - 12 है। मतलब इस 5x को ऐसे तोड़ना है, इधर प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, मतलब एडिशन कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए, ऐसे तोड़ना है कि इनका मल्टीप्लायर इसके मल्टीप्लायर के बराबर है,
समझ में आ रहा ना? तो -12 इंटू 2x², मतलब -24x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, समझ में आ रहा ना? लेकिन प्लस या माइनस करने पे 5x आना चाहिए। तो ऐसे हम तोड़ सकते हैं क्या, देखना 2x² तो है, तो पहला इसे ही लिखेंगे एज इट इज, प्लस 8x माइनस 3x -12 इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें कुछ गलती नहीं सर, कैसे? क्योंकि 8x इंटू 3x करोगे, 8x इंटू माइनस 3x करोगे, क्योंकि माइनस किया ना यहाँ पे, 8x इंटू माइनस 3x तो कितना आएगा, -12 इंटू 2x², मतलब -24x² आएगा, और 8x में 3x ले जाओगे तो 5x आया। मतलब एक तो एडिशन वाला सिखा दिया इससे पहले, एक ही आ गया सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है ना? अब कर लो, 2x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x+4, x+4 ये आएगा ना, -3 कॉमन ले लो तो x+4 बराबर 0। मतलब 2x ठीक है, -3 ये हो जाएगा x+4 इज इक्वल टू 0। मतलब 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और x+4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3/2 पहला रूट, और दूसरा रूट का वैल्यू हो जाएगा -4। आया समझ में? आ गया सर? अब बोलेंगे सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया भाई, 2x - 3 करोगे 2x उधर 3 जाएगा, x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू -4 हो गया? हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा सवाल, 10x - 27x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का समय दिया जाता है आपको, समय नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है ना? 1 मिनट का समय दिया जाता है, जल्दी फटाफट कर दीजिए, जल्दी फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। अरे मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, क्यों स्क्वायर लगा दिया? हाँ ठीक है, 10x² - 27x प्लस 5, जल्दी जल्दी फास्ट, 10x² - 27x प्लस 5 लगा लो। जो फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगाओ, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड लगाना है मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। अब बताओ मैं इसे कैसे सोल्व करूं, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड से या फॉर्मूला से? बोलोगे सर इतना समय से तो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड से करते आ रहे हो, एक बार फॉर्मूला से भी सोल्व करके बता दो कि आंसर हमारा आ जाए। फॉर्मूला से भी आ जाएगा। चलो आपको क्या करता हूँ, दोनों तरीका से सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना? चलो देखो एक बार मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड देख लो इसका, 10x²। अब देखो कहने का मतलब इसका एडिशन है सब्ट्रैक्शन, -27x आना चाहिए, -27x आना चाहिए, ठीक है? तो कोफिशिएंट के साथ लेना है। लेकिन जो अपना इसमें और इसमें देखा जाए ना, इसमें तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो है ना 50x² आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -25x - 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कैसे? -25x - 2x -27x होता है, सीधी सी बात है। और -25x इंटू -2x कितना हो जाएगा, 50x²। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखना, कर दिया है, देखना देखना, आप कुछ दिखाने वाला हूं मैं, दिखाने वाला हूं, देखना। कॉमन ले लो, कितना ले सकते हो सर? 5x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x 5x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, क्योंकि 5 × 10 = 10x², माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है ना? माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 5 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे 2x - 5 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 5x - 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आ गया 2x - 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 5x - 1 इज इक्वल टू 0। सही सी बात है। मतलब x का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5/2, और यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 1/5। बताओ ये किसका किसका आंसर है? 1/5। किसका किसका आंसर है बताइए? बताइए भैया किसका किसका आंसर है, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए किसका किसका आंसर है। सही है, सही है। अब इसको मैं क्या फॉर्मूला से करा दूं आपको? फॉर्मूले से करा दूं? सच में करा दूं क्या फॉर्मूले से? चलो एक बार फॉर्मूले से मैं करा के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना? उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें मिटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि स्पेस चाहिए होगा, ठीक है? मिटा दूं इसे ना, एक बार नोट कर लो जल्दी पॉज करके, ठीक है? चलो फॉर्मूले से एक बार करा के दिखाता हूं। क्योंकि फॉर्मूले का भी तो टेस्ट एक बार जान लेना जरूरी है। तेरा ये कैसा अनूठा है रंग खुदा। आगे नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा, नहीं गाऊंगा आगे। बोलोगे सर बार बार गाना गाते रहते हो सर, ये कीड़ा कहां से आया सर आपने? चलो देखो
ए का वैल्यू कितना है 10, बी का वैल्यू कितना है -27, सी का वैल्यू कितना है 5, क्योंकि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना, है भैया, सीधी सी बात है। तो हमने ऐसे लिख दिया, कोफिशिएंट के साथ लिखना मैंने ये बताया था, सीधी सी बात है। और अपना x1 का वैल्यू क्या था, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो काम करते हैं ना, बी स्क्वायर -4ac तो दूसरे फॉर्मूले में भी आएगा, अलग से निकाल लेते हैं बी स्क्वायर -4ac, जिसको डी तो बोला जाता है ना, तो डी का वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये डी तो है, -b प्लस अंडर रूट डी है, डी का ही तो वैल्यू बी स्क्वायर -4ac होता है, बिल्कुल। तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब -27 का स्क्वायर, -4 इंटू 10 इंटू 5, चलो कितना होता है 27 का स्क्वायर कितना होता है सर, हमको नहीं आता है सर 27 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आता है, दिमाग लगा लो, क्या दिक्कत है, दिमाग लगा लो, कैसे लगा सकते हो, सही से बता, इसे नहीं याद है तो ऐसे कर लो ना, भूल गए हो तो 27 इंटू 27, सर 7 से 49 का 9, 7 2 9 14, 14 होता है, ठीक है ना। 14 4 कितना होता है 18, 2 से 14 का 4 है, 2 2 4 1 5 9, 8 4 12 का 2 और ये हो गया 5 1 6 7 729, 729 आ रहा है, 729, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे आप 729 अपन पुट करते हैं, वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 729 मैं भूल रहा हूँ इसलिए मुझे करना पड़ा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ इसलिए मुझे करना पड़ा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ये रिवीजन में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको रिवीजन में होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको दिया है भैया, सही सी बात है, ठीक है ना, करने के लिए। देखना अब ये कितना हो गया, 5 को 20 और ये 200 हो गया, मतलब इसका वैल्यू कितना 729 - 200 कितना होता है, ये होता है अपना 529। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है ना। अब देखिए, अब x1 का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, -b मतलब 27 प्लस, क्योंकि माइनस भी रखेंगे, ऑलरेडी एक माइनस है तो 27 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस अंडर रूट 529। अरे अंडर रूट 529 कुछ होता है क्या, अंडर रूट 529 कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। 27 का स्क्वायर एक बार और कर लें, 27 का स्क्वायर 27 7 7 49 का 9 7 2 14 और 4 18, 2 से 14 का 4 2 2 4 1 5 9 8 4 12 का 2 729 नहीं आ रहा है, माइनस 200 4ac है ना, तो 4ac है तो 4 इंटू 10 40 इंटू 5 4 5 20 200, हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है, सही है। अब 529 किसका होता है, 529 किसी का होता है क्या, 529 तो किसी का नहीं होता है, क्योंकि 17 7 से 289 होता है 17 का, 529 किसी का नहीं होता है। 525 किसका होता है, 420 का होता है, 529, हाँ 529 शायद 23 का होता है, 23 का, रुको 23 इंटू 23 3 3 जा 9 3 2 जा 6 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, हाँ 529 आ गया, सही है। चलो देखो, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहता हूँ, सीखो। अब आप बोलोगे सर आपको तो याद नहीं था 529 का, तो मुझे नहीं याद होगा तो इससे मुझे कोई लॉस नहीं है, इससे लॉस आपको है। कैसे, क्योंकि मैंने तो बता दिया ऑलरेडी आपको 529 का 23 होता है, बेसिक क्लास में मैंने कराया हुआ है, सीधी सी बात है। मैंने 729 का भी आपको बताया हुआ है, तो मैं एग्जाम देने बैठने वाला नहीं हूं। आई एम योर कोच, आई एम योर टीचर, आई एम योर ट्यूटर, ठीक है ना, सही सी बात है। मुझे हो सकता है भले एक क्षण में नहीं याद हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, तो होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं सर, सही सी बात। अपन देख लीजिए, अपन 2 है, 2 इंटू 10 20, कोई दिक्कत, आप देखिए यहाँ पे 27 प्लस 529 मतलब 27 प्लस 23 अपन 20, और x2 का जो वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 27 माइनस रूट 529, क्यों, क्योंकि माइनस b प्लस, यहाँ पे माइनस होगा ना दूसरे में, x2 निकालेंगे तो माइनस होगा उसमें, अपन 20 कैसे 2 इंटू 10, सी बार 2 ये होता है ना। अब ये हो जाएगा 27 माइनस 23 अपन 20, अब जो रूट्स आएगा आंसर होगा 27 23 कितना होता है, ये होगा 50/20 मतलब 5/2, 50/20 हो जाएगा, 0 से 0 कटा मतलब 5/2, और ये कितना होगा 27 में से 23 गया, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4 और 4 ही बचा, 4/20 मतलब ये 1/5। तो क्या x1 और x2 नहीं आ रहा था, 5/2 और 1/5। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब आपने किया तो आपको जो आंसर मिला था वो कितना आसानी से आ गया था, बहुत आसानी से आ गया सर। लेकिन इसमें क्या करना पड़ा, अगर आपको रूट नहीं पता तो आपको रूट निकालना पड़ेगा, सही सी बात है, ठीक है ना।
इसमें बहुत सारा चीज है, इधर उधर करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उसमें नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप तब लगाएं जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल में फंस जाए। आपको मैं एक सवाल दूंगा टीपी में, समझ में आ रहा है ना, जो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करके दिखा दीजिएगा, हमको मान जाऊंगा आपको। ठीक है ना। अगर कर लीजिएगा तो मैं गारंटेड कहता हूं जो बोलोगे वो करूंगा आपके लिए। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, रूट्स तो निकालना क्या, इससे निकल ही जाएगा आसानी से, लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर नहीं कर रहे हो तो फिर देखना, गारंटेड कहता हूं बिना इसके हो ही नहीं सकता हो। ठीक है ना। ठीक है, समझे आप, समझ में आया। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना, जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे, जल्दी जल्दी फास्ट। हो गया, मिटा दो, नोट कर दिया आपने, नोट कर दिया सर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना, उसको करके दिखाइए आप। वैसे ये टफ नहीं है ना, कि बहुत ज्यादा आसान है, टफ तो है ही नहीं इसमें कुछ भी। आप टफ बना दोगे तो टफ हो जाएगा भैया, सही सी बात है। जो चीज सिंपल है उसको सिंपल ही रहने दीजिए। ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ थीटा इन, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थीटा इन इंटरवल, ऐसे दिया हुआ 0 से π/2, 0 π/2 दिया हुआ। ठीक है ना। फॉर विच 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा, 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए इस सवाल को सोल्व कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट इस सवाल को सोल्व कीजिए। बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बहुत सारे मॉड्यूल्स में मिल जाता है। ठीक है ना, मैंने वहीं से उठाया है सवाल, समझ रहे हो ना। जल्दी जल्दी फटाफट करो, अपने को अच्छा सवाल कराना है, चाहे कहीं से भी सवाल है। ठीक है ना। ठीक है सर, चलिए जल्दी 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 फास्ट। तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लूं, इंक थोड़ा डाल देता हूं। वैसे पढ़ाना जो है ना एक बहुत ही इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। थोड़ा सा भी बोल दोगे ना आप, आधा घंटा एक बार बोल के दिखाओ, फिर पता चलेगा आपको कि जो एनर्जी का लॉस होता है ना, जो अंदर से थकान फील होता है, वो गजब ही होता है। अरे समझ में आया क्या बोल रहा हूं? आया सर, आया सही सी बात है। देखिए द वैल्यू ऑफ थीटा इन टाइम इंटरवल 0 से π/2 फॉर टाइम इंटरवल है। द वैल्यू ऑफ थीटा इन इंटरवल, ठीक है ना, 0 से π/2 एंगल का इंटरवल लिया, मतलब 0 से π/2। ठीक है ना। फॉर विच 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 बराबर 0। मतलब कहने का मतलब थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, सही सी बात है, और ये दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही सी बात है। सोल्यूशन करेंगे इसका, फिर देखेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है ना। ये अपना 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिएगा 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए तो इसको हमको तोड़ना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ा लंबा जाएगा सवाल। इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं? 10 cos स्क्वायर थीटा मतलब मल्टीप्लायर कितना आना चाहिए? 10 × 3 30 आना चाहिए, और सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए? माइनस 11 cos थीटा, तो माइनस 5 cos थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ मैंने कुछ गलत बोला? कुछ गलत नहीं सर, बहुत सही बोला आपने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और 10 cos स्क्वायर थीटा कैसे? क्योंकि माइनस 5 और माइनस 6 माइनस 11 हो गया, सही सी बात है, और माइनस 5 × माइनस 6 करेंगे तो 30 cos स्क्वायर थीटा आएगा, बिल्कुल। चलिए अब यहां से क्या करेंगे? 5 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, यहां पे आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 माइनस 3 ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। मतलब यहां पे आ जाएगा 5 cos थीटा माइनस 3 और 2 cos थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 0। अरे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, कोई परेशानी नहीं सर। ठीक है, अब देखिए ये 5 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये 2 cos थीटा
-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। अब आता है ट्रिगोनोमेट्री का खेल, समझ रहे हैं ना? ट्रिगोनोमेट्री का खेल कैसे भैया? सीधी सी बात है, cos थीटा 3/5 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए। अगर cos थीटा 1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। सर यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 3/5, 3/5, 4/5, 4/5, 3/5, तो 4/5 sin 53 का, तो cos 53 का 3/5, तो 3/5 तो 53 डिग्री। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, cos थीटा 1/2 मतलब √3/2, 1/2 60 डिग्री पे। मतलब ये अपना आंसर आ गया थीटा का। अब बोलोगे सर आंसर तो ये आ गया, जस्ट इसको हम ये कर दिए, तो ये क्यों दिया हुआ था? ये बताने के लिए दिया गया था भैया, आपको जवाब जो है ना 0 और π/2 के बीच में लेना है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में। समझे इस बात को? इसीलिए ये दिया गया था। तो 0 और 90 के बीच में तो आंसर है 53 या 60 है। समझ गए? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे नोट कीजिए, ये काफी हो गया आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? लगभग 40 मिनट के आसपास हुआ ही है, ठीक है ना? अब मैं आपको कराने वाला हूं बाइनोमियल थ्योरम, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? जल्दी फटाफट कीजिए, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्लास 10 में पढ़ा होगा भैया, लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपने नहीं पढ़ा है। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना? बहुत अच्छे से पहले इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा पानी वानी पीला है तो पी लीजिए। दूसरा टॉपिक मैं चालू करने वाला हूं जल्दी, ठीक है ना? जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, जल्दी। मैं भी थोड़ा पानी पी लूं क्या? पी लेता हूं पानी, चलो। बहुत तकलीफ है जीवन में, बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या किया जाए। लाइफ में कभी भी आदमी जो है ना पूरा तरह से सुखी नहीं हो सकता और पूरा तरह से दुखी नहीं हो सकता। मतलब लाइफ इज ए मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस प्लस सैडनेस। यू विल बी नॉट फुली हैप्पी एट एवरी टाइम एंड यू विल बी नॉट फुली सैड एवरी टाइम। सो अंडरस्टैंड योर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। अंडरस्टूड? बिल्कुल। कर लिया आपने ये नोट? चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो चालू करने वाले हैं वो है अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। देखिए मैं इसे मिटाता हूं। देखिए जो अपने जीवन को नहीं समझ पाया ना, वो किसी चीज को नहीं समझ पाएगा और जीवन भर भटकता रह जाएगा। तो लाइफ में दुख तकलीफ रोना धोना सब कुछ लगा रहेगा, बस आपको यही समझना पड़ेगा कि यही जीवन है। समझ में आ रहा है ना? और इसी को मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर लाइफ को आपने बैलेंस करना नहीं सीखा तो समझ जाइए कि आप खत्म हो जाइएगा। इसीलिए लाइफ को बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जब आता है ना तो आप बिखरने लगते हैं, टूटने लगते हैं, चीजों को छोड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको समझना है कि भाई जो चीज उस समय पे इंपॉर्टेंट है उसको करना है। अब छोटे छोटे चीज में आप फंस जाएंगे तो उधर लग जाएंगे, समझ में आ रहा है? आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, काम नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए लाइफ को समझे, जीवन को समझे, उस समय के महत्व को समझे, वो छोटी छोटी चीजों का इंपॉर्टेंस समझे और आगे बढ़े, ठीक है? आज का ज्ञान बस इतना ही। देखिए अब नेक्स्ट अपन आने वाले हैं, मूव करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हो गया भैया, अब आएगा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन या बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम इसी का नाम है। दो नाम नहीं है, नाम बात सेम ही है, नाम दो है। जैसे मैं, तुम्हारा नाम घर का क्या होगा? चिंटुआ। अब पापा क्या बोलते होंगे? पिंटुआ। मम्मी क्या बोलती होगी? झिंटुआ। दादा क्या बोलते होंगे? गोपू। समझ में आ रहा है ना? भाई क्या बोलता होगा? पोपू। अब 10 नाम एक आदमी को होते हैं, सही सी बात है। मेरा भी 3-4 नाम है। दोस्त कुछ और कह के बुलाते हैं, भाई कुछ और करके कह के बुलाता है, स्कूल में कुछ और नाम है, घर का कुछ और दो कह के बुलाते हैं, ठीक है ना? देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल थ्योरम है क्या? सीधी सी बात है,
मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, उसको एज इट इज आप अपने दिमाग में सेट कीजिएगा, ठीक है ना। उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक चीज का क्लियरेंस होगा आपके सामने। देखिए भैया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जानने से पहले आप ये समझिए कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जब हम लगाते हैं तो एक कंडीशन लगता है, कंडीशन लगता है, ठीक है ना। एक कंडीशन लगता है और कंडीशन ये लगता है इसमें कि जब x का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो 1 से, इसको ध्यान रखिएगा, 1 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू। अब ये क्या लिखा रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। अरे आएगा, धैर्य रखो, थोड़ा सा लिखाऊंगा आगे तब समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल x का वैल्यू क्या हो सकता है, 0.01, 0.003, 0.0007, ये सब हो सकता है x का वैल्यू। x का वैल्यू x से बहुत छोटा है ना, 0.01 तो बहुत छोटा हो गया, x से बहुत गुना छोटा हो गया। 0.003 बहुत छोटा हो गया, 0.007 x से बहुत छोटा हो गया, समझ में आ गया ना। तब क्या होता है, तब a नंबर में 1 प्लस एक्स टू दी पावर जो n का वैल्यू होता है, समझ में आ रहा है ना। जब ये x जो है ना 1 से बहुत छोटा छोटा हो, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे मतलब नहीं यहाँ पे कौन नंबर है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा। और x टू दी पावर n है, यहाँ पे x टू दी पावर n है, तो चुपचाप अगर x एक से बहुत बहुत छोटा है, जैसे में 0.01 है, 0.03 है, 0.007 इस टाइप का है, समझ में आ रहा है, तभी n जो है ना चुपचाप मल्टीप्लाई हो जाता है इधर आगे, मतलब 1 प्लस nx हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा देखिए, अगर यही कंडीशन बना रहा है ऊपर वाला 1 प्लस एक्स टू दी पावर, यहाँ पे माइनस n रहे तो ये माइनस n आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एन एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखिए आप, सी नंबर 1 प्लस एक्स टू दी पावर, हाँ 1 प्लस एक्स टू दी पावर नहीं, 1 माइनस, देखिए आप प्लस वाला तो हो गया, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन बना रहा है तो n आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स, ठीक है ना। डी नंबर 1 माइनस एक्स टू दी पावर, यहां पे 1 थोड़ा सा जहां जरूरी है ना, 1 बुरा मान गया तो सीधी सी बात है, 1 अगर बुरा मान जाएगा तो आपको नंबर 1 बनने से रोक देगा, इसीलिए थोड़ा सा श्रृंगार जरूरी है 1 का, ठीक है ना। देखिए तो 1, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एन एक्स। एक बात बताओ, आपको जो मैंने अभी दिखाया ये सब समझ में आया कि नहीं। बोलोगे सर बहुत जल्दी कर दिए सर आप, थोड़ा आप इसमें समय लगाते, थोड़ा इसको बढ़िया से और समझाते। तो आइए देखिए एक बार और समझाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए जब भी कंडीशन ये रहे, समझ में आ रहा है ना, कंडीशन क्या रहे, जब भी कंडीशन ये रहे कि ये जो x है ना, एक से बहुत बहुत छोटा है, मतलब इस टाइप का है कुछ, एक से बहुत 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 छोटा होना चाहिए, तब क्या होगा, जब ऐसे फॉर्मेट में कोई चीज दिया हुआ है ना, वो n आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x के पास, n आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर x के पास, तो माइनस n मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस x में तो माइनस एन एक्स हो जाएगा, n मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस x में तो माइनस एन एक्स हो जाएगा, माइनस n माइनस x में तो एन एक्स हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा सर, देंगे ना, आ जाओ, चलो एग्जाम्पल ले लो, आ जाओ। एग्जाम्पल नहीं, ये क्वेश्चन ही है, सीधी सी बात है, पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर है। सर बोलोगे सर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लग जाएगा, लेकिन डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करते करते ना आप माथा खराब हो जाएगा आपका, इसलिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपको दिया है मैंने, ठीक है ना। तो जल्दी ये क्या कर लीजिए, कैसे होगा, हाँ ये दिखाता हूं मैं। ये ऐसे होगा, ये 0.02 जो है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का फॉर्मेट है कि नहीं, जहां पे 1 तो 1 है, x का वैल्यू 0.02 है, n का वैल्यू 2 है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इस फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए जो x है वो 1 से बहुत बहुत छोटा है, 0.02 1 से बहुत बहुत छोटा है ना, 1 से बहुत बहुत छोटा है ना, जब ये 1 से बहुत बहुत छोटा है तो ये 2 आके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 0.02, मतलब 1 प्लस 2 इंटू 0.02 का मतलब ये हुआ 0.04, मतलब इसका आंसर आ गया, इधर लिख देते हैं, इसका आंसर आ गया 1.04। समझे। दूसरा सवाल, चलिए दूसरा सवाल लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 0.98 का होल स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप अपने से कीजिए, आपको क्या करना है, कैसे भी ना इन चारों में से किसी एक फॉर्मेट में लेके आना है इसको, ठीक है, समझे ना। जल्दी जल्दी फटाफट कर दीजिए इसे, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। हो गया, मैं करूं, देखो मैं कराता हूं, एक ऐसा कर दो, फिर उसके बाद करना, जिसका नहीं होगा देखना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जब प्यार किया तो डरना क्या। सर किससे सर, फिजिक्स से, इधर उधर सोचते हो, फिजिक्स से, इधर उधर माइंड नहीं भटकाना है, नहीं तो फिजिक्स फिजिक्स में ही रह जाएगा, आपका एग्जाम ही रह जाएगा, समझ रहे हो ना। अरे हाँ सर, सही सी बात है, जब प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का होल स्क्वायर, अरे 0.98 को 1 माइनस 0.02 लिख सकते हैं ना,
घटा लो, नहीं समझ में आ रहा, 1 में से 0.02 जाएगा तो 0.98 आएगा, तो घटा लो, आ जाओ 1 में से 0.02 ले जाओ ना, माइनस करो ना, सही सी बात है। 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 0 गया 9, और 0 में से 0 0 आ गया 0.98। अरे समझो ना, ठीक है समझो। ये तो तुमको वहीं पे सिखाया था फर्स्ट ही लेक्चर में, बेसिक ऑपरेशंस में, समझ में आ रहा ना। अब देखो ये तो कुछ ऐसा ही है, सीधी सी बात है, बस माइनस है यहाँ पे प्लस है। ये जो है 1 माइनस 0.02 का स्क्वायर ये वाला है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, सीधी सी बात है, तो n आ जाएगा इधर, क्यों? क्योंकि 0.02 है, x जो है ना, x 1 से बहुत 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 छोटा है। अरे समझे समझे सर, तो इसको हम ऐसे कर देंगे 1 माइनस 2 इंटू 0.02, मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस 0.04, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0.96। बोलोगे सर गलत है, हमको भी तो लग रहा है गलत है। आली रे आली, गलत है आली, गलत है। कैसे सर 0.98 का स्क्वायर 0.96 कैसे हो सकता है? नहीं गलत तो है सर, 0.98 का स्क्वायर तो बड़ा होना चाहिए ना सर, 0.98 का स्क्वायर 0.96 कैसे हो सकता है? अब ये मैं नहीं सोचूंगा, ये आप सोचोगे कि 0.98 का स्क्वायर जो होता है ना, वो 0.96 कैसे आ सकता है। आपको लग रहा होगा कि 0.98 का जो स्क्वायर है 0.98 से बड़ा आएगा, लेकिन मेरा आंसर है कि 0.98 का स्क्वायर जो है ना, वो 0.96 आएगा। अब कैसे आएगा ये आप सोचते रहो, ठीक है ना। मैंने जो बताना चाहा वो बता दिया, ये आंसर 100% सही है, 0.96। समझ रहे हो ना। दूसरा सवाल दूं, और सवाल दूं, देता हूं, चलो चलो दूसरा और सवाल देता हूं। और सवाल यहाँ पे ले लो, कहाँ पे ले लो, हाँ यहाँ पे ले लो, और ले लो एग्जाम्पल 0.98 का अंडर रूट। सर ये क्या दे दिया सर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में घुस गए सर, इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज है इसीलिए दे दिया। कैसे कैसे लगाओ दिमाग, सब में हम ही दिमाग लगाएं, सही सी बात है। अरे कैसे दे दिया सर, सब में हम ही दिमाग लगाएं सर, अब भी तो दिमाग लगाइएगा ना। अरे समझ रहे हैं, समझिए, चलिए कीजिए कीजिए। अरे सही सी बात है, रूट 0.98 है, तो रूट 0.98 को क्या लिख सकते हैं, 0.98 का पावर हाफ लिख सकते हैं ना, 0.98 का पावर हाफ लिख सकते हैं। 0.98 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.02 का पावर हाफ, और उसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी फटाफट करो, जल्दी जल्दी फास्ट, समय नहीं है, जल्दी जल्दी फास्ट। देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.98 का पावर हाफ। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02 का पावर हाफ, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस हाफ इंटू 0.02। क्यों हाफ मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 0.02 है, एक से बहुत छोटा है, तो 1 माइनस ये 2 से कट गया, 0.01 टाइम्स में 0.01, ये आ गया 0.99। बोलोगे सर ये तो घपला हो रहा है सर, यहाँ पे 0.98 का स्क्वायर 0.96 आता है, यहाँ पे अंडर रूट 0.98 0.99 आता है। कम आना चाहिए सर, कम आना चाहिए। रूट में है तो रूट लगाएंगे तो कम आता है ना सर, रूट 25 करते हैं तो 5 आता है, रूट 16 करते हैं तो 4 आता है, रूट 225 करते हैं तो 15 आता है। तो सर रूट 0.98 करेंगे तो 0.98 से कम आना चाहिए ना सर, कुछ गड़बड़ तो लग रहा है सर। जवाब दूं, जब भी नंबर 1 से छोटा होता है ना, उसका रूट और छोटा हो जाता है, या स्क्वायर जो है ना वो भी छोटा होता है, सॉरी रूट जो है बड़ा हो जाता है और स्क्वायर जो है ना छोटा हो जाता है। स्क्वायर क्या हुआ यहाँ पे, छोटा हो गया, और रूट क्या हो गया, बड़ा हो गया। नहीं भरोसा है तो कैलकुलेटर निकाल के करके देख लो, दिमाग लगा लो अपना। समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलो एक और सवाल देता हूं, चलो एक और करो, 1.004 का पावर 3/2, जल्दी जल्दी फास्ट 1.004 का पावर 3/2, कर लो, कैसे होगा, कर लिया आपने, चलिए मैं आंसर मैच कीजिएगा। अरे कर लिया, तो पता चला मैं करा दूं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कर लिया ना। देखिए
इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.004 का पावर 3/2। बिल्कुल सर, 1 प्लस ये 0.004 क्या है, 1 से बहुत छोटा है ना, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 इंटू 0.004। ये हो कितना जाएगा, 1 प्लस ये 2 से कट जाएगा ना, कितना बार में, 0.002 में, तो 1 प्लस 0.002, 2 नहीं, हाँ इंटू 3 भी तो है ना, सही सी बात है, तो 1 प्लस 0.006। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये कितना हो जाएगा, 1.006 आंसर। देखिए स्टेप वाइज मैं हर एक कैलकुलेशन करता हूं आपके सामने, और आप बोलोगे सर आप बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन कर देते हो। देखो बाबू, मैं लॉन्ग कैलकुलेशन इसलिए कर देता हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको शॉर्ट कैलकुलेशन करा के, आपको कोई ट्रिक बता के, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक बता के, समझ में आ रहा है ना, आपको मैं गुमराह करूं। मैं हमेशा लॉन्ग सोल्यूशन ही करूंगा, और उसका शॉर्ट ट्रिक होगा तो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग सोल्यूशन क्या बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है, और ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है ना उस कॉन्सेप्ट को रगड़ने के बाद पता चलता है कि ऐसा ट्रिक होता है। समझ गए ना, समझ गए सर। तो इसे नोट कीजिए, मैं एक और सवाल देने वाला हूं आपके सामने, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया, पहले ये बताओ बाइनोमियल थ्योरम समझ में आया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत आसान था, बहुत अच्छे से समझ में आया हमको। चलिए, मैं प्रसन्न हूं कि आपको समझ में आया। आई होप दैट आप समझे होंगे, क्योंकि आप तो मेरे सामने है नहीं, आप तो कैमरे के पीछे हैं। वी आर जस्ट डूइंग वर्चुअल लेक्चर। ये वर्चुअल ही तो है ना, रियल लेक्चर क्या होता है, स्टूडेंट सामने बैठल है और हम पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन ये तो वर्चुअल है ना, सही सी बात है। पर कैमरा के सामने आप हैं, कैमरा के पीछे हम हैं। समझे, समझे सर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। एक सवाल देते हैं, एक सवाल बहुत अच्छा सवाल होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया सवाल होगा। चलिए मिटाता हूं, मिटाए सर, समय तो दीजिए। अरे मिटाता हूं, पॉज करके कर लो, चलो। एक सवाल आएगा, जो सवाल मैं देने वाला हूं आपको, मतलब ऐसा 2 सवाल है, मैं चाहता हूं कि एक डीपीपी में दे दूं और एक सवाल यहां पे करा दूं, ऐसा ठीक है ना, कि डीपीपी में आप प्रैक्टिस कर पाए। बिल्कुल सही ना, चलिए सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला सर आपने। हो गया, अब चलिए देता हूं आपको सवाल, जस्ट 10 सेकेंड्स। आज आपको डीपीपी मिलेगा, पूरे 15 क्वेश्चंस का डीपीपी मैं देने वाला हूं, ठीक है ना। उस डीपीपी को समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं ये डीपीपी नाम नहीं दूंगा उसको, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा, ठीक है ना। मैं एक डीपीपी दिया था, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा और उसका मैं सोल्यूशन कल देने वाला हूं आपको, मतलब कल नहीं दूंगा, आज शाम को भी दूंगा, ठीक है ना। आज शाम को मिलेगा आपका उसका सोल्यूशन, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन ये मैं देखता हूं यहां पे कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ acceleration due to gravity at height h due to gravity g, if acceleration due to gravity g at height h if acceleration due to gravity g at height h where, जहां पे जो h है ना वो बहुत 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 छोटा है r से, ठीक है ना, बहुत छोटा है r से, जहां पे r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एंड जी एच बराबर जो होता है ना वो जी नॉट 1 प्लस एच बाई आर का पावर -2 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम which of the following is correct, which of the following is correct। ऑप्शन है आपका
पहला सॉल्यूशन कीजिए, सीधी सी बात है, GH बराबर G नॉट। दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो है GH बराबर G नॉट 1 माइनस 2H अपन R। थर्ड ऑप्शन है GH बराबर G नॉट 1 प्लस 2H अपन R। और फोर्थ ऑप्शन है नोटा मतलब नॉन ऑफ द अबव। देखते हैं किसके बाजुओं में है दम, किसके दिमाग में है ताकत, किसके दिमाग में है पावर कि ये सवाल को सोल्व करके दिखाता है। समझ में आ रहा है ना? जब हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h का फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें एक ऐसा कुछ टर्म आता है, समझ में आ रहा ना? इसी में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज होता है, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज बहुत जगह है, लेकिन पहला एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि पता चल जाए कि भैया पढ़ाया तो क्यों पढ़ाया, कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। समझे ना? समझे सर? चलिए कर दीजिए जल्दी फटाफट। क्या आ रहा है आंसर आपका? क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर ब्रदर? व्हाट इज योर आंसर सिस्टर? प्लीज टेल मी व्हाट इज योर आंसर। आ गया आंसर? करूं मैं सॉल्यूशन? चलिए करता हूं। देखिए सवाल को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। सवाल बोल रहा है कि इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h वेयर h इज वेरी वेरी लेस देन r एंड r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, और gh बराबर g नॉट 1 प्लस h बाई r का पावर -2 है। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना क्या क्या दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, जहां पे h बहुत बहुत छोटा है r से, h बहुत छोटा है r से। तो एक तो इंफॉर्मेशन ये है अपना, ठीक है ना। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि जो GH का वैल्यू है ना, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h बराबर g नॉट 1 प्लस h बाई r का टू द पावर -2 ये दिया हुआ है। मतलब GH बराबर g नॉट 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर -2। कोई दिक्कत नहीं सर। देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, बिकॉज ऑप्शन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन। बस इतना ध्यान रखना, बिना ऑप्शन के पढ़े आप किसी भी सवाल को सोल्व मत किया कीजिए। अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो ऑप्शन पढ़ना नेसेसरी है, बिकॉज ऑप्शन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इस बात का ध्यान हमेशा रखना, नहीं तो एग्जाम में ना खत्म हो जाओगे आप, ठीक है ना। देखो यहाँ पे GH इक्वल टू G नॉट 1 प्लस h अपॉन r का पावर -2 है। सर एक काम करो ना, -2 को जो है ना इस यहाँ पे ला दो तो हो जाएगा GH बराबर G नॉट 1 माइनस 2h अपॉन r। ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये आंसर सही है, लेकिन हम यहाँ पे -2 हम लाएंगे क्यों? यहाँ पे यही खेल है, हम ऐसा क्यों करेंगे? GH बराबर G नॉट 1 माइनस 2h अपॉन r। ये 2 कहां से आया? ये 2 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। बच्चा ये कर देता है लेकिन उसको पता ही नहीं होता। ऑप्शन ऐसे रहेगा, बच्चा करके ये आंसर ला भी देगा, ये आंसर सही भी है, लेकिन उसको एज ए दिमागी तौर पे पता ही नहीं है कि ये आया कहां से, ये हुआ कैसे। भैया सीधी सी बात है, ये जो है ना इससे आया, जो h अपन r है ना वो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। ये बच्चा को समझ में नहीं आता है। h है इधर नीचे आ रहा है, बहुत छोटा हो जाएगा ना 1 से बहुत छोटा। जब h अपन r ये हो गया, मतलब ये x1 प्लस x टू द पावर -n है, तो x एक छोटा हो गया 1 से, तभी आके माइनस मल्टीप्लाई होता है। यही बच्चा को पता नहीं होता, लेकिन कर तो देता है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कैसे किया वो। समझ रहे हो ना? समझ में आया आपको? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको आज डीपीपी देने वाला हूं। समझ में आ रहा ना? मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक 15 क्वेश्चन का आएगा, समझ में आ रहा ना? जिसमें समझ लीजिए कि आज तक जो भी आपने पढ़ाई की है वो सारा उसमें इंक्लूडेड होगा, हर एक चीज। मतलब जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर आने वाला, जो आज शाम को लेक्चर आने वाला है 4 बजे, समझ लीजिए कि उसमें क्या होगा, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, और ऊपर 15 क्वेश्चन मैं अभी यहां पे दूंगा, आप उसे सोल्व करके आओगे। समझ में आ रहा ना? और 15 क्वेश्चन होगा, 15 कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, तो आपको वो मस्ट करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबको नमस्कार।